चलिए बेटा, अभी तक हमने अपना सेकंड चैप्टर किया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वो हम कवर करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 से। बेटा अभी थोड़ा शफलिंग थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज हम कॉन्टिन्यूशन में जो चैप्टर हम कवर करेंगे ना, वो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा। ठीक है बेटा, देख अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दीजिए, उस पर अपना ओपिनियन दे दीजिए। सर एक बात बताओ, ओपिनियन देने के लिए तुम्हें खुद उसके बारे में रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगी, और रीजनेबल अश्योरेंस के लिए क्या चाहिए सर? ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ही तो आप अपना ओपिनियन प्रोवाइड करोगे, राइट? एंड इसके बारे में बात करता है तुम्हारा ऐसे 500। सर देखो, क्लाइंट आया, आपने चेक किया 210 और 220 लगा कि काम लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, आपने ले लिया। अब काम करते हुए आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए। आपको क्या करना है सर? आपको काम करके देना, ओपिनियन लेना है, ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। उसके लिए आपको चाहिए ऑडिट एविडेंस, राइट? ऑडिट एविडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिट प्रोसीजर कितने करने हैं, इसके लिए आपने क्या किया? रिस्क चेक किया और मटेरियल डिसाइड करी। आपने देखा क्लाइंट के यहाँ पर रिस्क कम है या ज़्यादा है। उसके बाद आपने देखा कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स मटेरियल है, ठीक है? इन सब के बेसिस पे आपने प्लानिंग करी। अब आपने प्लानिंग कर लिया, अब आप आ गए हो सर ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए, ठीक है? एंड ऑडिट एविडेंस के बारे में डिटेल में जो स्टैंडर्ड बात करता है वो करता है तुम्हारा स्टैंडर्ड नंबर 500। एंड सर आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर होता है सर आपका ऐसे 500, ठीक है? जल्दी से खोल लो अपने नोट्स। चलिए सर, स्टार्ट करूंगी डेफिनेशन के साथ कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है। सर ऑडिट एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है जिसका यूज़ करके ऑडिटर अपने कंक्लूजन पे पहुंचता है और जिस कंक्लूजन के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन प्रोवाइड करता है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन सर जो ऑडिटर को उसका ओपिनियन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं सर ऑडिट एविडेंस। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, राइट? सर इसके डेफिनेशन में साथ में ही बोल दिया कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन भी आती है जो ऑडिटर लेता है कहाँ सर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, जैसे जर्नल एंट्री हो गया, लेजर्स हो गए, कोई अकाउंट हो गया सर, राइट? उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है सर? ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज करता है अपने ओपिनियन पे पहुंचने के लिए। और ऑडिट एविडेंस के अंदर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आती है। वो इंफॉर्मेशन भी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर दी गई है, और उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी, जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग। सर जैसे ही ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर ये लिख दिया गया कि अदर इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस है, तो सर इससे क्या हुआ? इससे हमारे काम करने का स्कोप बढ़ गया। अब क्लाइंट हमें ये नहीं बोल सकता कि सर आप तो खाली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही लोगे ना। नहीं सर, हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, जो चीज़ हमें लगती है कि सर हमारे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम हर वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर सर? तो ऐसे 500 ने ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है? ऐसे 500 ने बोला कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे जिनका यूज करके वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। ऐसे 500 ने बोला कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे जिनको यूज करके वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। ठीक है सर? अब सर ऐसे ने ना सिर्फ खाली ये बताया है कि ऑडिट एविडेंस क्या है, उसने ये भी बताया है कि ऑडिटर को कैसे एविडेंस लेने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब सर ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्या है? तो जब मैं बात करती हूँ ना सफिशिएंट की, पहले एक बार दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर बाद में एक बार इसको पढ़ेंगे। सर सबसे पहले मैं बात करती हूँ सफिशिएंट की। सर सफिशिएंट वर्ड डिनोट करता है क्वांटिटी को। तो ऐसे 500 ने बोला कि भैया आपको कैसे ऑडिट एविडेंस लेना है? सफिशिएंट, जो आपके पर्पस के लिए सफिशिएंट हो, जिनकी क्वांटिटी आपके लिए इतनी हो कि आप उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन फ्रेम कर सकें। ठीक है? अब सर हर जगह पे, हर क्लाइंट के यहाँ पे, हर ट्रांजेक्शन के लिए सफिशिएंट का मतलब अलग होगा। सफिशिएंट आई मीन टू से मतलब अलग होगा। आई मीन टू से कि सर
कहीं पे कम इन्फॉर्मेशन भी सफिशिएंट रहेंगी, कहीं आपको डाउट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अब कितनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, कम या ज़्यादा, ये इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सर जिस ट्रांजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो अगर वो रिस्की है तो सर यहाँ पे आपको ज़्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा एविडेंस सफिशिएंट रहेंगे, कम एविडेंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर। मटेरियल, जितनी ज़्यादा मटेरियल आइटम होगी उसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे, ज़्यादा एविडेंस ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, राइट। और जो पॉपुलेशन का मतलब है सर ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर से तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल परचेज है, परचेज एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन है और तुम परचेज के बारे में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। ठीक है। तो सर एक बात बताओ, अगर ऐसी पॉपुलेशन है जहां से तुम्हें ऑडिट एविडेंस लेने हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस का बंच ऑफ डेटा है जहां पे सारी एक जैसी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होमोजीनियस और स्मॉल, छोटी छोटी सी ट्रांजैक्शन और सब एक जैसी है। सर वहां पे पता है आपने कुछ ट्रांजैक्शंस भी चेक कर ली ना तो आपका काम चल जाएगा। सर मान लीजिए सेल्स है, सारी सेल एक तरह की है, टोटल सेल्स है सर मान लीजिए 80 ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर। सर आपने ना 50 भी चेक कर ली ना, इवन 50 से ज़्यादा बोल रहे हो, 40 भी चेक कर ली, बहुत है, सारी ट्रांजैक्शंस एक जैसी सी हैं। ठीक है। वहीं सर आपके क्लाइंट ने सेल करी हैं 80 ट्रांजैक्शन ही, चल मान लीजिए सर 180 ट्रांजैक्शंस है और सब अलग अलग है। कोई सब्सिडरी को दे रखी है, कोई एक्सपोर्ट किया हुआ है, कोई ई कॉमर्स के बिजनेस से बेचा हुआ है, कुछ रिटेलर्स को बेचा हुआ है, कुछ होलसेलर्स को बेचा हुआ है। सारी जो सेल्स हैं वो सब अलग अलग हैं। तो सर एक बात बताओ, कुछ थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन चेक करने से काम चल जाएगा या फिर आपको हर तरह की ट्रांजैक्शंस के अंदर से कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा? तो सर अगर एक जैसी सी पॉपुलेशन है और उसकी सारी आइटम छोटी छोटी हैं तो थोड़े ऑडिट एविडेंस लेके भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस है, मतलब बहुत डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस है और लार्ज ट्रांजैक्शंस हैं, बिकॉज लार्ज है तो मटेरियल हो गई, तो सर आपको ज़्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे। बात समझ में? ऐसे 500 ने बोला कि ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जिनका यूज करके वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। सर सफिशिएंट वर्ड डिनोट करता है किस चीज़ को? क्वांटिटी को, कि कितनी क्वांटिटी सफिशिएंट रहेगी। अब किस केस में कितनी क्वांटिटी सफिशिएंट रहेगी ये डिपेंड करेगा इन 3 चीज़ों पे। जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे, जितना मटेरियल आइटम उतना ज़्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा। कम मटेरियल है कम भी सफिशिएंट है, राइट। और दूसरा सर पॉपुलेशन, टाइप ऑफ पॉपुलेशन। अगर सारी ट्रांजेक्शन एक जैसी सी छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है तो सर थोड़े ऑडिट एविडेंस भी सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन है और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है और लार्ज ट्रांजेक्शन है सर, तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट डिनोट करता है सर क्वांटिटी को और एप्रोप्रिएट डिनोट करता है सर क्वालिटी को। जो इंफॉर्मेशन तुम ले रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है? बात समझ में? सर किसी भी ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, इस पे 2 बातों पर डिपेंड करेगी। वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि नहीं है, दूसरी रिलायबल है कि नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन, सर ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट डिनोट किस चीज़ को कर रहा था सर? क्वांटिटी को। एप्रोप्रिएट डिनोट करता है सर क्वालिटी को। अब ऑडिट एविडेंस की जो क्वालिटी है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये 2 बातों पर डिपेंड करेगी। किस पे? वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि नहीं है, दूसरी रिलायबल है कि नहीं है। सर रेलिवेंट का क्या मतलब है? सर रेलिवेंट का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है कि नहीं करती। सर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए परचेज के बारे में, क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन दे दे सेल के बारे में, तो क्या ये आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएगी? नहीं ना। तो सर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के साथ, तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स का जो पर्पस है, जो तुम्हारा पर्पस है उसको फुलफिल कर सके, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के साथ लॉजिकल कनेक्शन जिसका हो। बात समझ पाए? तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पर्पस को फुलफिल करे, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें ऑडिट एविडेंस चाहिए वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है सर। दूसरा रिलायबल, ऐसा होना चाहिए सर, ऐसे इन्फॉर्मेशन को एप्रोप्रिएट मानेंगे अगर तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो तो।
अगर वो रिलायबल है तो। अब कोई इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ये वाला पॉइंट एक बार के लिए छोड़ दो, एक बार मैं आपको शिफ्ट करवा रही हूँ किस पे, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस पे। सर हम पढ़ रहे थे ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ऑडिट एविडेंस हर वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज़ करके ऑडिटर अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, वो इन्फॉर्मेशन भी तुमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से लिए और उसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें लगती है कि तुम्हारे ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी तुम्हारे ऑडिट एविडेंस का पार्ट रहेंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करे जिनका यूज़ करके वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कर सके, ऑब्टेन कर सके। सफिशिएंट वर्ड डिनोट करता है सर क्वांटिटी को और अप्रोप्रिएट डिनोट करता है सर क्वालिटी को। इतना समझ में आया? ठीक है सर। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर नेचर के बेसिस पे हमने सारे एविडेंस को 3 पार्ट्स में डाला है। पहला है विजुअल, वो सर ऑडिट एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन ना, तो वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को देख के मिलती है। सर एक बात बताओ, मैंने ऑडिटर ने देखा कि इस क्लाइंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसने क्या क्या फैक्ट्री में जाके उस पूरी की पूरी प्रोसेस को देखा, इसको बोलते हैं विजुअल एविडेंस। ओरल, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने स्टाफ से जाके पूछा, स्टाफ ने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि हाँ जी सर ये केस हुआ था। ठीक है सर। एंड डॉक्यूमेंटेड, जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है। बात समझ पाए? जैसे कि परचेज बिल है, सेल्स बिल है, राइट, कोई पार्टनरशिप डीड है, दीज आर द डॉक्यूमेंटेड, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है। इसमें ई राइटिंग वाली इन्फॉर्मेशन भी आती हैं, ईमेल्स भी इसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है सर। और सोर्स के बेसिस पे हम ऑडिट एविडेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो एंटिटी के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, इंफॉर्मेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द एंटिटी, जो आपके क्लाइंट के बिजनेस के अंदर खुद प्रोड्यूस किया, आपके क्लाइंट ने अपने ऑफिस में प्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं सर इंटरनल इन्फॉर्मेशंस। जैसे सेल्स के बिल, एक बात बताओ, सेल्स के बिल तो वो खुद ही बनाता होगा ना, बाहर से थोड़ी ना कोई और ला के दे देगा। ठीक है। और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं सर जो आपके क्लाइंट के बिजनेस के अंदर नहीं, उसके बाहर प्रोड्यूस हुए हैं। और इन्फॉर्मेशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द एंटिटी। एक बात बताओ, बैंक स्टेटमेंट है, क्या आपका क्लाइंट बैंक स्टेटमेंट बना के दे सकता है? नहीं सर, बैंक से ही मिलेगी। उसके बाद परचेज बिल्स है, वो तो उसने वेंडर से ही बाय किए होंगे, उसी के बिल होंगे। तो सर सोर्स के बेसिस पे हम 2 पार्ट में डालते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, एक्सटर्नल जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी के बाहर प्रोड्यूस की जाती है, राइट। और नेचर के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, विजुअल, ओरल एंड राइटिंग। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं वापस आ रही हूँ सर किस पे? एप्रोप्रिएटनेस पे, क्वालिटी के ऊपर। एक ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए सर? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट तब होगी सॉरी, अगर वो इंफॉर्मेशन होगी रेलिवेंट एंड रिलायबल। रेलिवेंट कब होती है सर? मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है तो उसको हम बोलेंगे सर रेलिवेंट। बात समझ पाए? अब मैं बात कर रही हूँ रिलायबल की। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑडिट एविडेंस के रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सर रिलायबिलिटी का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। तो दीज आर द फैक्टर जो उसके रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, राइट। पहला है, जो इन्फॉर्मेशन तुम इंडिपेंडेंट सोर्स से लेते हो वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब सर देखो 2 तरह के सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई गई है उसके अंदर तो गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन बाहर से जो बनाई गई हैं, जो बाहर ही बनी है, आप एंटिटी के अंदर बना ही नहीं सकते। ऐसी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना ज़्यादा लॉजिकल है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिसके ऊपर आपके क्लाइंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट सोर्स से ली जाती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है। ठीक है सर।
और जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर डायरेक्टली लेता है वो ज़्यादा रिलायबल होती है। सर मान लीजिए थर्ड पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे बैंक स्टेटमेंट भी लेनी है, एक तो मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए या आप खुद ले लो, हो सकता है मैनेजमेंट बीच में कुछ गड़बड़ कर दे, तो जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर डायरेक्टली लेता है वो ज़्यादा रिलायबल होती है। ठीक है सर। और जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होती है, लिखी हुई होती है, वो ज़्यादा रिलायबल होती है रेदर देन ओरल एंड विजुअल। ठीक है सर। नेक्स्ट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, सर आपने पार्टनरशिप डीड मांगी, आपके क्लाइंट ने उसकी फोटोकॉपी दे दी, तो सर हो सकता है क्या किया हो, स्कैन करके किसी वर्ड को काट दिया या फिर ओवर राइटिंग कर दी हो, लेकिन ओरिजिनल के अंदर तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, राइट। तो जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उतना ज़्यादा रिलायबल होगा। उसके अलावा सर एक और पॉइंट है इसी के अंदर, और सर एक बात बताओ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल नहीं सकती। अब कुछ इंफॉर्मेशन है जो खाली इंटरनल सोर्सेज से मिल सकती है, जैसे सेल्स बिल। तो सर इंटरनल सोर्सेज से मिली गई इंफॉर्मेशन तभी रिलायबल होगी अगर इनके ऊपर लगाए गए इंटरनल कंट्रोल रिलायबल होंगे। बात समझ पा रहे हो? बात समझ में आई बेटा? ऑडिट एविडेंस कैसे होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट वर्ड डिनोट करता है क्वांटिटी को। अब कितनी क्वांटिटी इसके लिए सफिशिएंट रहेगी ये डिपेंड करेगा इन 3 फैक्टर्स पे ऊपर, रिस्क, मटेरियलिटी एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ के अंदर से तुम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है सर। फिर बात करते हैं किसके, रिलायबिलिटी सॉरी एप्रोप्रिएटनेस की। एप्रोप्रिएटनेस डिनोट करता है किस चीज़ को सर? क्वालिटी को, कि ऑडिट एविडेंस का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। सर ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक क्वालिटी कब एप्रोप्रिएट है, हम तब बोलेंगे अगर वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट एंड रिलायबल है। रेलिवेंट का मतलब है कि सर तुम्हारे पर्पस के लिए एप्रोप्रिएट है। रिलायबल का मतलब है ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। क्लियर? अब सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी को इन्हांस करते हैं। तो सर जो इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट सोर्स से ली जाती है वो ज़्यादा बेटर होती है। अगर तुम इंटरनल सोर्स से ले रहे हो तो भैया उसके ऊपर अगर कंट्रोल अच्छे है तो ही वो रिलायबल है। जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर डायरेक्टली लेता है वो ज़्यादा रिलायबल है। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ली गई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है। एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रिलायबल है रेदर देन द फोटोकॉपी, राइट। चलिए सर, सर इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है। क्लियर? सर ऐसे के ना 2 पार्ट है, ध्यान से देखना। ऐसे 500 बोलता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जिनका यूज़ करके वो क्या कर सके सर? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। ठीक है। अभी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्या है वो तो हमने समझ लिया। ऐसे 500 ने वो ऑडिट प्रोसीजर्स भी दिए हैं जिनका यूज करके वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। मैं समझ पाए? ऐसे 500 ने बोला ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे जिनका यूज करके वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। ठीक है सर। अभी हमने पढ़ा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट क्या था, अब हम पढ़ेंगे ऐसे 500 ने ये भी बताया है कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज करके आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। बात समझ में आई? सर ये ना टोटल ना 7 हथियार है, ये 7 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज करके आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है सर। पहला है इंस्पेक्शन। सर इंस्पेक्शन क्या है? सर इंस्पेक्शन इज लाइक, मान लीजिए दिस इज मेरे क्लाइंट का सेल्स की बुक, मतलब हमारी समरी बुक है ऑल दो। ठीक है। मान लीजिए आपको आपके क्लाइंट की सेल्स चेक करनी है, आपने क्या किया, सेल्स रजिस्टर उठाया और एक एक ट्रांजैक्शन करके चेक करते गए, पूरी की पूरी सेल्स जितनी भी फाइल थी पूरी की पूरी फाइल को इंस्पेक्ट करके चेक कर लिया कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट हो गया या कोई टेंजिबल एसेट्स है उनको इंस्पेक्ट करना। डॉक्यूमेंट में आपने चेक किया कि अच्छा सेल्स का है तो सेल्स का बिल आपके नाम पे है कि नहीं है, प्रॉपर साइनिंग है कि नहीं है, डेट है कि नहीं है। ठीक है। बिल्डिंग था,
आपके बुक्स के अंदर कोई टेंजिबल एसेट्स आ रही थी, आपने जाके उसको चेक कर लिया कि एक्चुअल में ये एसेट एग्जिस्ट करती है भी कि नहीं करती। बात समझ पा रहे हो? तो सर इंस्पेक्शन ये क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। एंड इंस्पेक्शन किस किस चीज़ का हो सकता है सर? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो आपने सेल चेक करनी थी, रजिस्टर उठाए, देखने लग गए। कैश, आपको कैश चेक करना था, आपने क्या किया? कैश उठाया और काउंट करना शुरू कर दिया। क्लियर? दीज आर द इंस्पेक्शन। अब मैं बात करती हूँ ऑब्जर्वेशन की। सर ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी प्रोसेस को होते हुए देखना। सर जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर रहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल है, क्या सर? स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना। सर एक बात बताओ, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक डालना है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट डालना है, मैनेजमेंट ही डालेगा, तो मैनेजमेंट उसकी काउंटिंग करवाएगा, तभी तो उसको पता चलेगा ना गोडाउन में कितना स्टॉक है। इसको बोलते हैं सर फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक। तो सर आपको भी ना चेक करना था कि मैनेजमेंट ठीक से फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। तो आपने क्या किया? जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही थी ना, आपने जाके उसको देखा कि मैनेजमेंट ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी प्रोसेस को होते हुए देखने को बोलते हैं सर ऑब्जर्वेशन। कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंटिंग बाय द एंटिटीज पर्सनल। आपका क्लाइंट फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा था, आपने जाके देखा कि वो ठीक से करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। क्लियर? नेक्स्ट है सर इंक्वायरी। इंक्वायरी के ऊपर शॉर्ट नोट बहुत आते हैं। सर इंक्वायरी, पहले तो इंक्वायरी होता क्या है? सर देखो, इंस्पेक्शन था, ऑब्जर्वेशन था, ये कहीं ना कहीं थोड़े फॉर्मल प्रोसीजर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। सर आप ना अपने क्लाइंट के साथ लंच टेबल पे बैठे थे, ऐसे बात करते करते आपने कोई बात पूछ ली, उसने बता दी, दिस इज इंक्वायरी। तो सर इंक्वायरी जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, राइटिंग फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है, क्योंकि इंक्वायरी समथिंग जिस दिन तुम पहले दिन क्लाइंट के ऑफिस में जाते हो ना, उस दिन शुरू होती है और लास्ट डे तक चलती रहती है। सर आप बात तो करोगे ना कुछ पूछते रहोगे, कुछ ना कुछ आपको पता चलता रहेगा। कभी एम्प्लॉय से कुछ पूछ रहे हो, कभी अपने क्लाइंट से कुछ पूछ रहे हो, कभी मैनेजमेंट से कुछ पूछ रहे हो। तो इंक्वायरी इज ए थिंग जो थ्रू आउट द ऑडिट चलता रहता है, और बहुत बार ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है सर जो आपको बाकी प्रोसीजर से नहीं मिलती। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो इंक्वायरीज होती है दे आर इनफॉर्मल एंड ओरल, राइट। तो सर कभी भी खाली इंक्वायरी करके तुम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सर अप्रोप्रिएट कब होते हैं? जब वो रिलायबल हो। तो सर इंक्वायरी से ना तुम ज़्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते। इंक्वायरी बाकी प्रोसीजर्स के साथ मिलके लगाई जाती है। जैसे आपने इंक्वायरी करी, आप लंच टेबल पे अपने क्लाइंट के साथ बैठे थे, उसने कोई बात बताई, ठीक है सर, आपको बात पता चल गई, इसको बोलते हैं इंक्वायरी। लेकिन खाली इंक्वायरी तुम्हारे लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। अब जो बात उसने बताई है ना, उसके रिगार्डिंग तुम्हें बाकी प्रोसीजर करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो? शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, राइट। इंक्वायरी का क्या मतलब है सर? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द नॉलेजेबल पर्सन, एक्सटेंसिंग थ्रू आउट द ऑडिट इन एडिशन टू द अदर ऑडिट प्रोसीजर। कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है सर? पूरे ऑडिट में यूज़ किया जाता है और जर्नली बाकी प्रोसीजर्स के साथ मिलकर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है सर। ये फॉर्मल भी हो सकती है राइटिंग में और इनफॉर्मल भी हो सकती है ओरल में, ठीक है। इंस्पेक्शन टू द इंक्वायरी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑडिट। जो आपको ओरल इन्फॉर्मेशन पता चलती है ना, उनकी जब तुम डिटेल में चेकिंग करते हो, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिट, राइट सर। may provide the auditor with the information no previously possessed and the some collaborations audit evidence। सिर्फ बाकी ऑडिट एविडेंस से हो सकता है आपको वो इन्फॉर्मेशन ना मिलती जो आपको इंक्वायरी से मिल गई। तो इंक्वायरी है बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर, हर ऑडिट के यहाँ पे करते हो आप, लेकिन खाली ऑडिट करके आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते। चाहे तो लिख लो कि अलोन इंक्वायरी does not provide sufficient appropriate audit evidence. Inquiry usually perform with the other audit procedures. Clear? Next is sir
एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसके ऊपर वी हैव ए कंप्लीट स्टैंडर्ड 505, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का मतलब है सर मान लीजिए आपके क्लाइंट के बुक में इंटरेस्ट का कोई अमाउंट आ रहा था 10,000 रुपये, आपने बोला ला दे मैं खुद भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, बता कितना प्रिंसिपल और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, राइट तो जो कैलकुलेशंस ऑलरेडी हो रखी है उनको रिकैलकुलेट करके देखना। इसमें मेनली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, ठीक है सर। नेक्स्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर। सर जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर वी हैव ए कंप्लीट स्टैंडर्ड, वैसे ही एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो कवर करेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट है रीपरफॉर्मेंस। सर रीपरफॉर्मेंस ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंटरनल कंट्रोल के लिए। मतलब मान लीजिए आपके क्लाइंट ने बोला कि सर हमारे यहाँ पे कंट्रोल लगे हुए हैं, कोई भी हमारे टैली के अंदर एंट्री पास नहीं कर सकता, वही टैली को यूज़ कर सकता है जिसके पास पासवर्ड है। सर देखो आपके पास तो था नहीं, आपने एक सिस्टम के अंदर लॉग इन करके चेक करना चाहा क्या मैं टैली के अंदर एंट्री कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्या मैं इस क्लाइंट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो रीपरफॉर्मेंस का मतलब है किसी चीज़ को वापस करके देखना, और ये यूजुअली किस चीज़ के लिए परफॉर्म की जाती है सर, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए। बात समझ में आई? तो ऐसे 500 ने ये सारे प्रोसीजर्स दिए हैं जिनका यूज करके आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, राइट सर। बात समझ में आई? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सर ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या? ऑडिट एविडेंस का मतलब है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका यूज करके ऑडिटर अपने ओपिनियन को फ्रेम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस के अंदर दोनों चीज़ आती हैं। दोनों चीज़ क्या? वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ली गई है और उसके अलावा भी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी तुम्हारे ऑडिट एविडेंस का पार्ट रहती है, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस कैसे होनी चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट डिनोट करता है सर क्वांटिटी को और एप्रोप्रिएट डिनोट करता है सर क्वालिटी को। क्वालिटी कब अच्छी होगी? अगर वो एविडेंस रेलिवेंट एंड रिलायबल दोनों है तो, ठीक है सर। उसके बाद हम पढ़ के आए क्या हमारे पास ये 7 प्रोसीजर्स हैं जिनका यूज करके ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। दीज आर द 7 हथियार। आप बोलोगे कि मैम ये ऊपर भी तो रहता है, बेटा मुझे पता है ये रहता है, डोंट वरी सब कवर होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने कवर किया था, इतना गंदा कलर है ना, अरे उसके अलावा हमने कवर किया था टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितने तरह के ऑडिट एविडेंस है सर? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर हमने 3 पार्ट्स में बांटे और ऑन द सोर्स ऑफ द बेसिस हमने 2 पार्ट में बांटे। नेचर में सबसे रिलायबल ऑडिट एविडेंस कौन सा है सर? डॉक्यूमेंटेड। और सोर्स के अंदर एक्सटर्नल। इंटरनल तभी यूज करते हैं जब इंटरनल कंट्रोल अच्छे उनके ऊपर, क्लियर। उसके अलावा सर देखो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, सफिशिएंट के ऊपर शॉर्ट नोट ये लिख के आना, एप्रोप्रिएट का आए ये लिख के आना, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आए तो ये लिख के आना। लास्ट में पढ़ाऊंगी, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर उसके अलावा ना ऐसे ने 2 पॉइंट्स के बारे में और बात करी है, 2 नहीं सर 3 पॉइंट्स के बारे में और बात करी है। उसने ना क्या बोला, वैसे तो देयर इज मल्टीपल सोर्सेज जहां से तुम इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन 2 इंफॉर्मेशन के बारे में अलग से बोला गया है, 2 ऑडिट एविडेंस के बारे में अलग से बोला गया है। कौन से ऑडिट एविडेंस है सर? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पेपर में आया तो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। ऐसे 500 ने बोला 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ पे तुम्हें ऑडिट एविडेंस यूज़ करने से पहले उनको डिटेल में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सा? पहला सोर्स है अगर तुम ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो जो कहाँ प्रोड्यूस हुई है, एंटिटी के अंदर। मतलब अगर तुम इंटरनल सोर्स से जो प्रोड्यूस हुई इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करने से पहले तुम्हें 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। क्या? एक तो वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं है और कंप्लीट है कि नहीं है, दूसरा प्रिसाइज्ड एंड डिटेल्ड है कि नहीं है। ये 4 चीज़ें तुम्हें चेक करनी है। क्या क्या? कंप्लीट है कि नहीं है सर, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस हुई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज़ करने वाले तो तुम्हें क्या क्या चेक करना है? क्या वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, डिटेल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं है। बात समझ में आए? यस मैम। पेपर में आए ये 4 पॉइंट लिखाना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, लाइक कंप्लीट 4 मार्क्स इन 4 वर्ड्स के। बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन इतना टाइनी सा है ना, बच्चे भूल जाते हैं, क्लियर। अब एक और बोलूंगी, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इवन इंटर मिनी फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सर एक काम करते हैं, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं ये वाला टॉपिक समझने के लिए। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अरे चलो कोई नहीं, ऐसे काम कर लेते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सर मैनेजमेंट का। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हो सकते हैं कुछ ऐसी एंट्रीज हो जिसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ी हो। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। अब सर एक बात बताओ, जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं इन सब के रिगार्डिंग प्रोविज़न बनाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया हमारे हारने के चांसेस कितने और जीतने के चांसेस कितने, ताकि उसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे हमें प्रोविज़न कितने का बनाना है, कि अगर हम हारते हैं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, हमें प्रोविज़न कितने का बनाना है। तो सर बहुत बार ना मैनेजमेंट क्या करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेती है। मैनेजमेंट बहुत बार मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेती है। अगर ऐसा केस है और तुम ऐसी इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है, तो भैया उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ करने से पहले आपको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। क्या क्या? अच्छा एक बात बोलूँ, ये सेम क्वेश्चन डिटेल में ना 9th चैप्टर के अंदर है, अभी पढ़ा दूँ, अभी नोट कर लो। आप बोलोगे मैम कितना ऊपर नीचे करते हो यार। बेटा एक बात सुन, जो भी पढ़ाऊँगी ना बस एक जगह लिख लियो कि यार 3rd क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक डिस्कस हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग की 5-6 क्लासेस का है, उसके बाद तो बहुत मक्खन चलेगा, तो ताकि तुझे पता चले कि तुझे रिवाइज क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 9 पे आ रही हो और आई थिंक आपके बुक में होना चाहिए पेज नंबर 10। एक सेकेंड, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 6 है प्रोविजन एंड कंटीजेंट। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी लिखा हुआ है यही डिटेल में कि अगर एसएस 500 बोलता है कि भैया अगर आपका क्लाइंट किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में और तुम उस एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहते हो एज ए ऑडिट एविडेंस, तो भैया वो एविडेंस यूज़ करने से पहले तुम्हें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? पहले तो उस क्लाइंट की कॉम्पिटेंस, मतलब कॉम्पिटेंस का मतलब सर फर्स्ट क्लास में समझाया था, नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। पहले तुम उस एक्सपर्ट की नॉलेज लोगे, उसके बाद उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे कि भैया वो किस एरिया में काम कर रहा है, वो आपके लिए यूज़फुल है भी कि नहीं है। उसके बाद आप देखोगे कि वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। सर क्वेश्चन है, अगर आपका क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है, अगर आपका क्लाइंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है और तुम उस इन्फॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज़ करना चाहते हो, तो भैया वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करने से पहले तुम्हें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। क्या क्या? उस एक्सपर्ट के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसकी कंपेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी वर्क की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए रेलिवेंट है कि नहीं है वो काम। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्लाइंट की कंपिटेंस मतलब उसके नॉलेज की कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसकी कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। सर एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। कंपिटेंस का क्या मतलब होता है? नॉलेज। कैपेबिलिटी का मतलब है कि भैया बंदे के पास नॉलेज तो है क्या, बट वो क्या अपनी नॉलेज एक्सरसाइज कर पाया होगा इस एंटिटी के अंदर। एंड ऑब्जेक्टिविटी, वो बायस तो नहीं था, भेदभाव तो नहीं किया। सर मान लीजिए आपके क्लाइंट ने क्या किया, वैल्यूएशन करवाई अपनी प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो आप उसने किसी वैल्यूअर की हेल्प ली, तो आपने पहले देखा उस बंदे के पास वो नॉलेज है कि नहीं है वैल्यूएशन करने की। ठीक है सर, फिर आपने देखा कि वो अपनी नॉलेज एक्सरसाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जो उनका एक्सपर्ट है वो रहता है लंदन, प्रॉपर्टी या दिल्ली में, तो भैया उसने क्या फ़ोन पे चेक करी है? नॉलेज तो थी लेकिन एक्सरसाइज कैसे करी? राइट, एक्सरसाइज करने के कैपेसिटी को बोलते हैं सर कैपेबिलिटी।
एंड ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सर वो जो एक्सपर्ट है वो मैनेजर को वो क्लाइंट को बाइसनेस तो नहीं है, हो सकता है वो क्लाइंट का बिजनेस का रिलेटिव हो, तो आपके जो क्लाइंट बोलेगा वही उसका रिलेटिव करेगा। तो ये 3 चीज़ें चेक करनी है सबसे पहले तो। अब उसकी कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की नॉलेज आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है सर? आप चेक करोगे वो एक्सपर्ट आपके क्लाइंट का एम्प्लॉई है या आउटसाइड पार्टी से कोई सर्विस ली है, ठीक है। आप चेक करोगे और जो एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके अगर ऑडिटर का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपर्ट के साथ तो उसके बेसिस पे उसको पता चलेगा उसके पास नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सर नॉलेज की हम कहाँ कहाँ से नॉलेज ले सकते हैं? मान लीजिए इस एक्सपर्ट ने कोई बुक पब्लिश की है, उसके भी आपको पता चल जाएगा। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इवन नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट को एक काम करो, क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपर्ट कर लो। उसकी क्वालिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा बस नॉलेज है कि नहीं है। आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा है एक्सपर्ट का तो भी आपको पता होगा कि ये वाला जो एक्सपर्ट है ये कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। उसके अलावा सर आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर सकते हो, कैसे? ये देख के कि वो एम्प्लॉई है या बाहर की पार्टी है, और उसकी इंडिपेंडेंस को चेक करके, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट की नॉलेज लोगे, अगर एक्सपर्ट ठीक लगेगा तो उसके काम की नॉलेज लोगे कि भैया वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ऑडिटर देखेगा उसकी काम की नॉलेज हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम ये देख सके भैया जिस तरह की वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हमें वो खुद समझ आएगी कि ऑडिटर, अभी जो मैं बोलूँगी ना कंफ्यूज मत होना सर। सबसे पहले हमने एक्सपर्ट की नॉलेज ली, उसके कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की नॉलेज ली। अब हम उसके काम की नॉलेज लेंगे, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि सर वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। और एक और चीज़, क्या उसके काम को हमें समझने के लिए क्या ऑडिटर को भी किसी एक्सपर्ट की नीड पड़ेगी क्या? सर अभी हम बात कर रहे हैं मैनेजर की, एक्सपर्ट की। अब मैनेजर का एक्सपर्ट ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी नॉलेज हमें ही नहीं है, तो उसका काम की अंडरस्टैंडिंग तुम कैसे लोगे? तो ऑडिटर बहुत बार क्या करते हैं, खुद भी एक एक्सपर्ट हायर कर लेते हैं जो उस एक्सपर्ट की नॉलेज अंडरस्टैंड करते हैं, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है। तो हम उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये समझने के लिए कि भैया इस काम को हम खुद समझ पाएंगे या फिर हमें भी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस बंदे ने काम करते हुए जो अजम्पशंस वगैरह ली हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है, जो अजम्पशंस वगैरह ली हैं वो रीजनेबल है कि नहीं है। अगर हमें उसका बंदा ठीक लगा तो हम उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, काम ठीक लगेगा तो फिर देखेंगे कि हम उसका काम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले बंदे की नॉलेज लो, फिर उसके काम की नॉलेज लो, फिर देखो कि भैया ये काम हम यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ये कैसे देखोगे? सर आपने उसके काम की नॉलेज ली कि हाँ भैया जिस एरिया में वो काम कर रहा है मुझे उसी चीज़ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है सर। बंदा भी सही है, उसका काम भी सही है। अब आप देखोगे कि भैया जो बंदे ने फाइंडिंग्स वगैरह निकाली हुई है वो रीजनेबल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा आप चेक करोगे जो वो सोर्स डेटा ले रहा था वो रिलायबल था कि नहीं था। सोर्स डेटा मतलब जिसके बेसिस पे उसने अपनी वर्किंग करी है वो रिलायबल थी कि नहीं थी। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा, हर चीज़ के जस्टिफिकेशन के लिए। सर एक बात बोलूँ, हम किसी का भी काम लें, ऑडिटर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ओपिनियन के लिए। तो हम किसी का भी काम लेने से पहले ना डिटेल्ड में चेक करते हैं कि भैया इस बंदे का काम है एज ए ऑडिट एविडेंस हम यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले तुम बंदे की नॉलेज लेते हो, फिर उसके काम की नॉलेज लेते हो, फिर देखते हो कि भैया काम तो उसने ठीक एरिया में किया हुआ है लेकिन ठीक से किया है कि नहीं किया। काम यूज़ करने से पहले देखते हो कि भैया अब देखो बंदे की नॉलेज ली, बंदे के पास नॉलेज तो है, क्वालिफिकेशन तो है, फिर उसके काम की नॉलेज ली कि वो किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हमें भी उसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है सर। अब इंफॉर्मेशन भी हमें उसी के बारे में चाहिए। अब हम देखेंगे कि उसके किए गए काम को हम यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते। सर बंदे का एरिया तो सही था लेकिन काम करने का तरीका गलत था तो हम उसका एविडेंस नहीं यूज़ करेंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखे तो हमें कैसे पता कि उसने किस तरीके से कैलकुलेशंस करी हैं, ठीक है। उसने सोर्स डेटा पुराना ले रखा है, 1 साल पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन करके उसने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, तो क्या रिलायबल है? सर हम ना 22-23 की बुक्स बना रहे थे और उसने ना 19-20 की हेयरिंग के अकॉर्डिंग हमारे केस के बारे में बताया हम जीतेंगे या हारेंगे।
कोई फ़ायदा है ऐसे वर्क को यूज़ करने का? नहीं ना। तो उसने कौन सा सोर्स डेटा लिया है हम उसको चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ अब सब कुछ सही होगा तो ही उसके एविडेंस को हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आई? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर। आपको पता है बच्चे भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ा था, कि अगर मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली है तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। बिकॉज कोई भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ऐसे 500 भी बात कर रहा ऑडिट एविडेंस के बारे में। वो तो उसने बीच में एक डिफरेंट सिचुएशन लिख दी। लेकिन याद रखना कि अगर आपके क्लाइंट ने, पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इवेलुएट द वर्क ऑफ ए एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो भैया दीज आर द 3 पॉइंट। हम उसकी एक्सपर्ट की कैपेबिलिटी, कंपिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर देखेंगे कि वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। बात समझ पाए? एक ही जगह इसलिए लिखा हुआ है सर, आपके स्टडी मेट में भी यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, 9th चैप्टर में जाके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने भी इसलिए 9th चैप्टर में जाके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वहाँ अभी हम ये पढ़ के आएंगे कंपिटेंस, कैपेबिलिटी की नॉलेज कैसे मिलेगी, वर्क की अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी और अप्रोप्रिएट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। बात समझ में आई? सर हम पढ़ रहे थे हमारा ऐसे 500 बात कर रहा था ऑडिट एविडेंस के बारे में। उसने बताया था कि ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ठीक है, उसने बताया कि ऑडिट एविडेंस के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इंक्लूड है और उसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भी तुम्हारे लिए ऑडिट एविडेंस है। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑडिट एविडेंस 2 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर 3 तरह के होते हैं, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंटेड। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर हमने बोला ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट डिनोट करता है क्वांटिटी को, ना अप्रोप्रिएट डिनोट करता है सर क्वालिटी को। फिर हमने बोला सर दीज आर द 7 प्रोसीजर्स जिनका यूज करके ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है, राइट। उसके बाद हम पढ़ के आए सर 2 तरह की इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में अलग से लिखा गया कि भैया अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो एंटिटी के इनसाइड ही प्रोड्यूस हुई है तो उसको यूज करने से पहले ये चीजें चेक करनी है। एक और स्पेशल केस है कि भैया अगर किसी एक्सपर्ट अगर आपके क्लाइंट ने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, तो उसका काम यूज करने से पहले आपको ये 3 चीजें चेक करनी है। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट मार्क लो फिर तो पक्का याद रहेगा। ठीक है, अब सर एक 2 चीज़ें और रहती हैं इस चैप्टर, इस स्टैंडर्ड के अंदर। क्या सर? एक तो स्टैंडर्ड 500 ने बोला सारी इंफॉर्मेशन हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करके क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, बहुत बार ये डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन हमें कब अवेलेबल है। जैसे आप बोलोगे क्या बोल के मैम? बेटा देख, हम बात कर रहे हैं नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर कब करना है ये कैसे डिसाइड होगा? सर देखो, कुछ प्रोसीजर होते हैं तुम कभी भी कर लो, जैसे इंस्पेक्शन है, परचेज बुक तुम्हें कभी भी मिल जाएगी। लेकिन कुछ प्रोसीजर होते हैं जो तुम स्पेसिफिक टाइम पे ही कर सकते हो, जैसे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन तो तभी करोगे ना जब वो प्रोसेस हो रही होगी। तो तुम्हें कब कौन सा प्रोसीजर करना है ये डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे तुम्हें वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। और दूसरा आजकल क्या है सर, आजकल ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो क्या होता है, कई इंफॉर्मेशन ना एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप चली जाती है। मतलब सेल्स है, हो सकता है मेरे क्लाइंट का सॉफ्टवेयर कैसे है, आज की सेल है, उसके बाद क्या होता है 7 बजे के बाद एक टोटल सेल का अमाउंट आ जाता है। ड्यूरिंग देयर कितने बिल बेचे थे उसके नंबर आ जाएंगे, लेकिन हर का एंट्री नहीं आता कि कितने कितने का बिल था आज का, सिर्फ टोटल आ गया। तो भैया अगर तुम्हें कभी सेल चेक करनी है तो तुम्हें उसी दिन जाके चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर क्या होता है आपको कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है ये आपको देखने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कब आपको मिल सकती है। ठीक है, बात समझ पाई? ठीक है सर, एक लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडी। सर आप देखो, अभी हम देख के आए कि देयर इज 7 मेथड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जिनका यूज करके तुम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। अब सर हो सकते हैं ये अलग अलग सोर्स अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब सर तुमने इंस्पेक्शन किया था तो वहां पे डेटर्स का अमाउंट आ रहा है 10 लाख रुपए। तुमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके जब डेटर से बात करी तो उसने बोला नहीं सर हमें तो 8 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी एंड डाउट। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है सर 2 ऑडिट एविडेंस के बीच में
इनकंसिस्टेंसी है, एक एविडेंस कुछ और बात कर रहा है और एक कुछ और। तो इस केस में आप क्या करोगे सर, इस केस में आपको करना है, आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपको एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एडिशनल प्रोसीजर का क्या मतलब है सर, देखो अभी जो ऑडिट प्रोसीजर किया उसकी वजह से डाउट आ गया, तो सर एक तो ऑडिट के अंदर ना ये कभी भी नहीं होता कि तुम्हें डाउट आए और तुम बोलो सब कुछ गलत है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं एडिशनल प्रोसीजर्स करके उस डाउट को क्लियर करने का। जैसे मैंने बोला बुक्स के अंदर 10 लाख रुपए आ रहा था, सामने वाली पार्टी ने बोला 8 लाख रुपए ही देने हैं। हुआ क्या, आपने 2 दिन पहले बुक चेक करी थी जब 10 लाख थे, आज जब आपने उसे फ़ोन करके पूछा तो बीच में 1 दिन पहले ही वो 2 लाख रुपए की पेमेंट कर चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दो ऑडिट एविडेंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो आपको क्या करना है, पहले एडिशनल प्रोसीजर करके डाउट क्लियर करने का ट्राई करना है कि भैया ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। ठीक है, अगर तब भी राइट, और उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा तुम्हारे ऑडिट के ऊपर। अब सर हो सकता है आप कंक्लूड करो कि पहले तुम सिर्फ 4 ऑडिट प्रोसीजर करने वाले थे, अब तुमको लग रहा है कि भैया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, ये दूर हो रहा है, तो ऐसे ना जाने कितने कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर 2 ऑडिट एविडेंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तुम्हारे क्या प्रोसीजर रहेंगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। उसके बाद देखोगे कि सर इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। सर ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर बच्चे फट्टे मार के आएंगे कि भैया अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाई ओपिनियन दे देंगे। नहीं सर, डायरेक्टली मॉडिफिकेशन पे मत आओ। ठीक है, अगर डाउट है तो पहले उसके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर नहीं कर पाते तो मैं क्या करना है, अब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अपने ऑडिट प्रोसीजर को रिवाइज करना है, अभी देखना है कि तुम्हारे ऑडिट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर, बात समझ पाए? ठीक है सर, हो गया। अब बस लास्ट में एक शॉर्ट नोट बचता है। सर रीडिंग वाला है, मैं एक काम करती हूँ नोट्स के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। सर ऑडिट एविडेंस कैसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए कि वो आपके ओपिनियन को सपोर्ट करे, ये कम्युलेटिव इन नेचर होते हैं। क्लियर, ऑडिट एविडेंस कैसे लेने चाहिए सर, हमें अलग अलग सोर्स से लेने चाहिए ताकि हमें पता चले कि 2 डिफरेंट सोर्सेज का ऑडिट एविडेंस एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे। ऑडिटर को ट्राई करना चाहिए कि वो इस तरह से एविडेंस ऑब्टेन करे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस एक दूसरे से मैच करे। ठीक है, ज़्यादा अश्योरेंस के लिए क्या करो, डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन यूज ऑब्टेन करो, ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। ठीक है, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस, इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें ना एक बात बोलूं सर, ये तो था सिंपल आपका थ्योरी का क्वेश्चन, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूं सर, एक चीज़ समझना, चाहे तो लिख लो, अभी जो लाइन बोलूँगी ना चाहे तो उसे लिख लो। लाइन क्या है सर, क्वांटिटी कैन compensate, sorry, quantity cannot compensate quality, but quality can compensate quantity। इसका क्या मतलब है सर, देखो हमने पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस होने चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, तो सर ये लास्ट एक चीज़ बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना सर, अगर ना कोई एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट है, क्वालिटी अच्छी है, तो सर कम ऑडिट एविडेंस भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अच्छी क्वालिटी की है ना तो कम ऑडिट एविडेंस भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन अगर ऑडिट एविडेंस का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो सर कितने भी ऑडिट एविडेंस ले लो, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिटी कैन कंपनसेट क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी कैन नॉट कंपनसेट क्वालिटी। दिस इज अ थिंग, ये लिख लो फॉर द केस स्टडी। और कभी भी ये वाला क्वेश्चन आए ना शॉर्ट नोट, तो भैया ये वाली जो भी लाइन बोली है ना, ये पक्का लिख के आना, इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। क्या, क्वांटिटी कैन नॉट कंपनसेट क्वालिटी, क्वालिटी कैन कंपनसेट क्वांटिटी।
ठीक है सर। सर ये था हमारा ऐसे 500, राइट। यहाँ पे हमारा 500 ख़त्म होता है। अच्छा हाँ, एक और काम करो प्लीज़, 2 छोटे छोटे लाइन्स और लिख लो कि सर कैश के लिए, मतलब इसके ऊपर MCQ आ सकता है इसलिए बोल रही हूँ, कैश के लिए बेस्ट ऑडिट एविडेंस क्या है सर? काउंटिंग। चाहे तो लिख लो, फॉर कैश बेस्ट ऑडिट एविडेंस इज काउंटिंग, ठीक है। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट्स, पॉइंट नंबर 1, फॉर कैश बेस्ट ऑडिट एविडेंस इज काउंट, ठीक है सर। ये जो 2 पॉइंट बोल रहे हो ना, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रही हूँ। कैश के लिए सबसे अच्छा ऑडिट एविडेंस क्या है सर? काउंट। एंड पॉइंट नंबर 2, बेस्ट ऑडिट एविडेंस फॉर द इन्वेस्टमेंट विच आर, लिख दूं क्या? पॉइंट नंबर 2 है सर, बेस्ट एविडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट विच आर प्लेस्ड विद बैंक आर, इनके लिए बेस्ट ऑडिट एविडेंस क्या है सर? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बैंक के पास आपने रखी है प्लेस करने के लिए, तो क्या रखोगे सर? बैंक सर्टिफिकेट। क्लियर? ये 2 पॉइंट है फॉर MCQ। कैश का बेस्ट ऑडिट एविडेंस काउंटिंग, इन्वेस्टमेंट का जो बैंक के पास रखी हुई है आपने एज अ सिक्योरिटी, उसका बेस्ट ऑडिट एविडेंस क्या है सर? बैंक सर्टिफिकेट्स। क्लियर? चलिए काम करते हैं, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।